स्क्रीन दिख रही है सभी को? आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही। जी। तो देखिए, हम क्या है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। तो ज्योग्राफी में हमने कल बहुत सारी चीजें कवर की थी, तो वो सभी को आ गया था ना कल जो भी पढ़ा था हमने? जी सर आ गया था। जी। तो जैसा कि हमने बताया था, पहले क्या करेंगे, जो कल पढ़ा था उससे संबंधित प्रश्न करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है आपका? तो पहले प्रश्न में क्या कहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, जो कोई एक ग्रह है, कौन सा ग्रह है इनमें से जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है? बताइए कौन सा होगा? बताया था कल हमने। बुध। दो तीन ही तो हाँ, बुध हो जाएगा। तो बुध क्या है हमारा? अब देखिए, अब इसी से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। कैसे? कि बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। जी। तो यदि सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए वो भी कौन सा है? बुध हो जाएगा। और ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितने दिन का समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है, ठीक है? और यदि सूर्य से दूर हटते हुए क्रम में चलेंगे तो सबसे पहला जो ग्रह आएगा ना, वो कौन सा आएगा? बुध आएगा हमारा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ गया सभी को? जी सर। जी। अब देखिए दूसरा प्रश्न। इसमें क्या कहा है कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? बताइए कौन सा होगा? शुक्र। जी। बुध और शुक्र। जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? डी वाला। क्यों? क्योंकि हमने कल डी। बताया था ना हाँ, तीन ग्रह के बारे में ही तो पढ़ा था हमने। कौन सा? बुध, शुक्र और पृथ्वी अपना, ठीक है? ये तीन ग्रहों के बारे में जाना था। तो क्या बताया था हमने कि इसमें से ये जो बुध और शुक्र है ना, इनके पास क्या है, अपना कोई भी उपग्रह नहीं होता। उपग्रह क्या होते हैं वो भी आज जानेंगे। जैसे आप जानते हैं ना, पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है। तो वही क्या होता है, हमारा उपग्रह कहलाते हैं। तो जो हमारा बुध और शुक्र ग्रह है ना, इनके पास अपना कोई भी एक उपग्रह नहीं है, ठीक है? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी और सी दोनों। ये आ गया सभी को? जी। जी। तीसरा वाला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा है कि साँझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये तो बहुत बार बताया था। बताइए क्या होगा इसका? सभी को आना शुक्र। चाहिए वाला तो शुक्र हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है? ये आ गया होगा सभी को? बताया था कि जब हम मतलब जैसे भोर का तारा और सांझ का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा क्या है, जब सूर्य निकला नहीं होता, सुबह की बात कर रहे हैं, जब सूर्य जब तक निकला नहीं होता ना, हल्का हल्का दिन जैसा होता है, तब हमको क्या है, ये पूर्व या पश्चिम दिशा में आप इसको देख सकते हैं, इस ग्रह को, शुक्र को। और या फिर जब सूर्य अस्त हो जाता है हमारा शाम के टाइम में, तो क्या होता है, तब भी आप देख सकते हैं इसको। आपको कैसा दिखेगा? ये कि स्टार की तरह दिखेगा, ठीक है? अब ये वाला बताइए, इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल नहीं है। अब हमने जब कल पढ़ा था कि ग्रह क्या होते हैं, ये जाना था। फिर उनको दो पार्ट्स में बांटा था, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। तो बताइए इनमें से कौन से ग्रह क्या है, आंतरिक ग्रह में शामिल है? कौन सा होगा बताइए? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। जी। सर सी। बुध सी शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी मंगल। जी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। हमने क्या बताया था, टोटल 8 ग्रह होते हैं ना हमारे। अब जो 8 में से स्टार्टिंग वाले यानी कि शुरुआत के जो 4 हैं वो क्या है, आंतरिक ग्रह में आ जाते हैं। और जो बाकी के बचे हुए 4 हैं वो क्या है, हमारे बाह्य ग्रह में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कौन सा ग्रह है, मंगल और बृहस्पति, ये जो दो ग्रह हैं, इनके बीच में से क्या है, एक पट्टी गुजरती है। वो क्या होती है, हमारी बहुत सारी चट्टानों पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, जिसको क्या कहा था हमने, एस्टेरॉयड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पट्टी। वो इन दोनों के बीच में से गुजरती है, जो इनको दो पार्ट्स में बांटती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है? इसी के आधार पर हमने क्या किए, दो प्रकार किए। कौन से? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है? तो ये क्लियर होगा सभी को? आगे चले अभी। जी। जी।
देखिए ये वाला प्रश्न, इसमें क्या कहा है कि ब्रह्मांड की संबंधित से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? ये भी बताया था कल। जॉर्ज लेमित्र। जॉर्ज लेमित्र ने। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो किसने दिया था? वो जॉर्ज लेमित्र ने। इसमें क्या बताया था उन्होंने? इसमें बताया था कि जो हमारा जितना भी ये जो ब्रह्मांड है ना हमारा, ये क्या था पहले, जब शुरुआत की बात करें, जब कुछ भी नहीं था तो वो क्या था, केवल एक पॉइंट था, और उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ अपने आप ही। तो फिर क्या, ये चारों तरफ फैलने लगा, ठीक है। और ये क्या अभी तक निरंतर फैलता जा रहा है, जो हमारा ब्रह्मांड है ना वो अभी भी फैल रहा है, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे फैल रहा है अभी भी, ठीक है। था उन्होंने। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इसमें क्या कहा है कि सूर्य की आयु कितनी बताई जाती है? बताइए, ये भी बताया था कल। 5 बिलियन वर्ष। जी, 5 बिलियन वर्ष। तो जो हमारा सूर्य है उसकी आयु कितनी बताई जाती है? 5 बिलियन वर्ष। और यदि हम बात करें किसकी, पृथ्वी की, तो पृथ्वी की आयु कितनी है? हमारी जो पृथ्वी है उसकी आयु कितनी हो जाती है? याद है किसी को? 4.6 अरब। जी, ये देख के बताया है आपने? कल लिखा होगा, उसी में से देख के बताया है। तो देखिए क्या जी है, नोट किया। फोर, तो देखिए क्या है, 4.6 अरब वर्ष क्या है, पृथ्वी की आयु बताई जाती है, ठीक है। और यदि सूर्य की बात करेंगे तो 5 बिलियन वर्ष, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आ गए होंगे सभी को, कल की क्लास पर आधारित थे जो कल पढ़ा था। आ गए ना सभी को? जी सर। जी, अब चलते हैं आज की क्लास पर। तो देखिए कल हमने क्या है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। ये क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि हमारा सौर मंडल है, ठीक है। अब हमारे सौर मंडल में क्या है, एक सन है बीच में, सूर्य। इसके चारों ओर क्या है, हमारे जो जितने भी ग्रह हैं 8, वो इसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अब हमने इनमें से क्या है, 3 ग्रहों को कल पढ़ लिया था, कौन सा, बुध, शुक्र और पृथ्वी, ठीक है। आज इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं अभी। अब आता है हमारा चंद्रमा। देखिए पृथ्वी को पढ़ लिया था हमने कल, पृथ्वी के बारे में जो भी जाना था वो याद होगा सभी को। अब हमारा पृथ्वी जो है ना उसका एक उपग्रह है, वो कौन सा है, हमारा चंद्रमा। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उपग्रह क्या होते हैं हमारे? जो ग्रहों के चक्कर लगाए। अब ये जो उपग्रह हैं ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे? एक तो होता है हमारे नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक उपग्रह, और एक होते हैं हमारे कृत्रिम, यानी कि मानव निर्मित। अब उपग्रह हमने क्या क्या परिभाषा दी है इसकी, जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता है। मान लीजिए ये क्या है, हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है, तो ये इसके चारों ओर घूमता है ना, इसका चक्कर लगाता है। अब ये तो क्या है, नेचुरली है, यानी कि ये किसी मानव द्वारा निर्मित तो है नहीं है, नेचुरली है, प्राकृतिक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह आपने देखे होंगे जो भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, वो भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। जो हमारे सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं, जिनके अनुसार, मतलब जिनकी वजह से आपको क्या मिलता है, जितने भी आपके सिग्नल्स वगैरह हैं टीवी वगैरह में, वो उन्हीं के कारण आते हैं। और आपको जो भी मौसम विभाग की जो भी जानकारी है, या कोई भी आपका जो सैटेलाइट है, वो किसके आधार पर, जो आपका गूगल मैप है, वो सब उन्हीं के आधार पर कार्य करता है। तो जो हमारे मानव निर्मित, यानी कि जिनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, वो भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इसी आधार पर हमने क्या, उपग्रहों को 2 प्रकार में बांटा, कौन सा? एक तो प्राकृतिक उपग्रह, जो हमारे क्या नेचुरल है, जिनमें मतलब जिनको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया। और दूसरे क्या है, कृत्रिम उपग्रह, यानी कि जिनको मानव द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। तो ये उपग्रह क्लियर होगा सभी को क्या होता है? आ गया नहीं सभी को? जी जी सर। हाँ, अब देखिए अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा की सतह या इसके अंतर्वर्ती भाग, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है उसका जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है ना, उसको क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी, ठीक है। पढ़ रहे हैं तो बस बता दिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस याद रख लीजिएगा यदि मन करे तो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस बता दिया। अब हमारा क्या है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा, यानी कि सौरमंडल में और भी ग्रह है ना, तो उनके भी कुछ उपग्रह होंगे। लेकिन ये जो हमारा चंद्रमा है ये क्या है, सौरमंडल का सबसे, मतलब 5वें स्थान पर आता है। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, ग्रहों को पढ़ा था, उनके साइज के अकॉर्डिंग यदि हम अरेंज करें, तो जो हमारा बृहस्पति था
वो सबसे पहले स्थान पर आ रहा था ना। साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा था। ऐसे ही क्या है, हमने उपग्रहों को, यदि हम जितने भी उपग्रह हैं और ग्रहों के, उन सभी को मिला के और उनके आकार के अनुसार यदि अरेंज करेंगे ना, तो जो हमारा चंद्रमा है वो 5वें स्थान पर आएगा। ठीक है। अब क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। अब परिक्रमा यानी कि वही एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा को पृथ्वी का कितने दिन लगते हैं? 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने समय में लगा लेती है एक चक्कर? बताइए, याद हो तो किसी को। याद है किसी को? 365 दिन 5 घंटे, इतना ही तो समय लगता है ना। आपको ये याद रहना रहे, ये तो याद रहना चाहिए, 365 दिन, एक वर्ष का समय ही तो लगता है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में, पूरा एक चक्कर लगाने में। तो उसी प्रकार जो हमारा चंद्रमा है, उसको पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे का। और ये जो हमारा क्या है, चंद्रमा है ना, चंद्रमा पृथ्वी का लगभग कितना है? 57 और 58 भाग, यानी कि आधा भाग हम देख सकते हैं। ये जो पृथ्वी का आधा भाग है उसके बराबर है हमारा चंद्रमा। अब इसमें एक चीज और रह जाती है आपकी, क्या? कि चंद्रमा की दूरी कितनी है पृथ्वी से, वो और लिख लीजिए, कितनी है हमारी? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर के बराबर हो जाती है दूरी चंद्रमा की पृथ्वी से। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि उपग्रह क्या होते हैं? जो भी ग्रहों के चक्कर लगाएं। ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरली यानी कि प्राकृतिक, और कृत्रिम मानव निर्मित। हमारा जो चंद्रमा है वो क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है ना पृथ्वी का, क्योंकि ये किसी मानव द्वारा निर्मित तो है नहीं है। तो अब जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और ये पृथ्वी का परिक्रमा यानी कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 27 दिन 8 घंटे। ये बस याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या है कि इसकी दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। एक ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। बाकी बता दिए, यदि मन हो तो याद रखिएगा, बाकी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये चंद्रमा क्लियर है सभी को? जी। हाँ, आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये जो हाँ, चंद्रमा। जी। भैया मैं डिस्कनेक्ट हो गई, लास्ट वाला क्या बता? 3,84,400 ये किलोमीटर। दूरी है, हाँ ये दूरी है। हमारा जो चंद्रमा है ना, वो पृथ्वी से कितनी दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी जी। के बीच में? 3,84,400 3 लाख। किलोमीटर। ठीक है। जी। 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 अब देखिए, ये आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जो आपने बताया कि अभी हमारे जो उपग्रह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत्रिम, एक नेचुरली यानी कि प्राकृतिक। तो ये जो हमारे कृत्रिम है वो तो चलिए हम बना के भेजते हैं, यहाँ से पृथ्वी से भेजते हैं। जैसे हमने चंद्रयान भेजा था, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता था ना, वो भी क्या है? कृत्रिम था। लेकिन ये नेचुरली वाला जो हमारा चंद्रमा है, ये बना कैसे होगा? आपके मन में प्रश्न आया होगा, बना कैसे ये नेचुरली है? तो देखिए, जी। ये क्या था? हाँ, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये देखिए सभी को। तो ऐसा माना जाता है कि एक जो है ना एस्ट्रॉइड, जिसको क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा उल्का पिंड था। वो क्या है, कई लाखों वर्षों पहले क्या है, पृथ्वी से टकराया था। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये एक उल्का पिंड था, ये हमारी पृथ्वी है, इससे आके टकराया वो। तो टकराने के बाद जब पृथ्वी से टकराया तो बहुत सारे क्या थे, पृथ्वी से बहुत पृथ्वी का एक भाग अलग हो गया, कुछ हिस्सा। तो जो पृथ्वी के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर थे, पहले तो वो छोटे छोटे भाग में थे, फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा शुरू होने हुए। तो उसी से हमारे चंद्रमा को बताया जाता है कि इसी से चंद्रमा का निर्माण हुआ। यानी कि एक बहुत बड़ा जो हमारा क्या था, उल्का पिंड था, वो पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी का कुछ भाग उसने अलग कर दिया, और पृथ्वी पर क्या हो गया? गड्ढा हो गया। अब ये गड्ढा कहाँ पर है? ऐसा माना जाता है कि जो प्रशांत महासागर है ना, अभी जब पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी में, महासागर हैं हमारे बहुत बड़े बड़े। जैसे हमारे भारत का कौन सा? हिंद महासागर है, नीचे जो समुद्र है उसको क्या कहते हैं? हिंद महासागर कहते हैं। ऐसे ही क्या है, एक प्रशांत महासागर है। तो जी। वो भी क्या है, उसमें पानी भरा हुआ है ना अभी, लेकिन वो क्या है, खाली जगह है ना। तो वो खाली जगह कैसे बनी है? वो चंद्रमा की वजह से ही बताई जाती है कि उसी जगह पर क्या है, वो एस्ट्रॉइड जो वो टकराया था, वहां से जो हिस्सा है वो अलग होके क्या बन गया? चंद्रमा बन गया। और पृथ्वी पर जो खाली जगह है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है। ऐसे जी। हमारे चंद्रमा का निर्माण बताया जाता है। तो ये आ गया सभी को? जी सर। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? आ रहा है ना? जो भी पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? जी। जी।
अब देखिए ये जो हमारा मून है वो क्या है, इसकी दो स्थितियां बताई जाती है। जैसे ये आ गया ना, यहाँ पर अभी पढ़ लिया हमने कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखिए मून की दो स्थितियां बताई जाती हैं। क्या? एक तो हमारा सुपर मून, जिसको क्या कहते हैं हम, रेड मून, और एक होता है हमारा ब्लू मून, यानी कि ब्लू मून। ये दो स्थितियां बताई जाती है। अब जैसे ये यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है ना कि रेड मून है, ये ब्लू मून है, ऐसा रियल में नहीं दिखता है। ये ब्लू कलर का होगा, जिस दिन ब्लू मून निकलेगा उस दिन ब्लू कलर का होगा, और जिस दिन रेड मून होगा उस दिन लाल कलर का निकलेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए लगा है आपको, ताकि नाम से रिलेट कर पाए आप लोग। अब होता क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो जो हमारा रेड मून होता है ना, जिसको सुपर मून कहते हैं, वो क्या होता है कि जब पृथ्वी और, यानी कि जो चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, जो हमारा चंद्रमा है वो क्या हो, पृथ्वी के सबसे निकटतम हो, बहुत पास होता है, तब क्या कहते हैं उस स्थिति को, सुपर मून या रेड मून कहते हैं। ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और ये चंद्रमा क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब देखिए ये जो है ना, ये चक्कर क्या है, गोल में नहीं लगाते, वलयाकार स्थिति में लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो सभी वलयाकार, यानी कि ऐसे ओवल शेप में। अब देखिए हमारा जो चंद्रमा है वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जब होगा तो सबसे पास होगा, और जब इधर होगा तो दूर होगा ना, थोड़ा सा, इससे तो दूर ही होगा। तो जब जिस स्थिति में जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के क्या हो, सबसे निकटतम हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सुपर मून, रेड मून भी कहते हैं इसको। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है ना, ये खींचा गया होगा कभी ये फोटो। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है। अब बात करते हैं ब्लू मून की। ब्लू मून कब होता है कि जब एक कैलेंडर माह में ना दो पूर्णिमाएं हो जाएं। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें 30 दिन होते हैं, और कभी कभी क्या हो जाते हैं, 31 दिन भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, 30 और 31 दोनों दिन होते हैं। तो ऐसा कोई महीना आ जाए आपके पास, जो भी 12 महीने होते हैं ना, उनमें से यदि कभी भी ऐसा कोई महीना आ जाए जिसके 31 या 30 दिनों में से, उन्हीं 31 यानी कि 30 हो या 31 हो, उन 30 या 31 दिनों में से ही दो पूर्णिमा आ रही हो एक ही महीने में, ठीक है, तब क्या होता है, तो जो दूसरी पूर्णिमा पर जो चांद निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। ऐसा दिखता नहीं है रियल में ब्लू कलर का, बट नाम उसका ब्लू मून है, ठीक है। ये आपको बस दिखाने के लिए लगाया है यहाँ पर, ताकि आप रिलेट कर पाए। तो ये दोनों क्लियर है सभी को, सुपर मून और ब्लू मून क्या क्या होते हैं जी। तो देखिए हमारा जो सुपर मून होता है वो क्या होता है कि जब हमारा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो, सबसे कम हो, सबसे निकट जब आ जाता है। वैसे औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन जब सुपर मून की स्थिति में रहता है ना, तो दूरी कम हो जाती है, इससे कम हो जाती है, मतलब सबसे पास होता है उस स्थिति में। और हमारा जो ब्लू मून है उसमें क्या होता है कि जब एक ही माह में, यानी कि कोई एक महीना ले लीजिए आप, या तो 30 दिन हो या 31 दिन हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही माह में जब दो पूर्णिमाएं आ जाएं, तो उस दूसरी पूर्णिमा को जो चांद निकलेगा वो कौन सा होता है, ब्लू मून होता है, ठीक है। ये से रिलेटेड दो बातें थी, ये भी बता दी हमने। तो अभी ये चंद्रमा क्लियर होगा सभी को। आ गया ना सभी को, आगे चले भी। जी सर। जी देखिए, अब जब हमने सूर्य और चंद्र दोनों के बारे में पढ़ लिया है, तो अब इनसे जुड़े हुए कुछ दो पॉइंट और है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनको भी समझते हैं। अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो सूर्य को पढ़ा है पहले, तो सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, आप सब भी जानते हैं कि जब चंद्रमा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब देखिए हमारा जो क्या है, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है, इसका चंद्रमा, ठीक है। तो जब हमारा जो चंद्रमा है ना, वो घूमते घूमते क्या आ जाए, जब एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो के जो हमारा चंद्रमा है, यानी कि ये जो है हमारा, ये क्या आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको इमेज में, ये क्या है, हमारा सूर्य है, सन है, ये हमारी पृथ्वी। तो जब एक ऐसी स्थिति क्रिएट होती है ना कि जब हमारा जो चंद्रमा है वो क्या आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के जस्ट बीच में आ जाए, और ये हर बार नहीं होता है, जैसा आप समझेंगे। ये जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, 27 दिनों में इसका एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ऐसे तो हर 27 दिनों बाद एक सूर्य ग्रहण होना चाहिए। तो ये एक विशेष स्थिति बनती है, ऐसा हर बार नहीं बनता। ये एक विशेष स्थिति पर ही बनता है कि जब हमारा जो चंद्रमा होता है ना, वो एकदम बीच में होता है सूर्य और पृथ्वी के। तो जब हमारा जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो जो सूर्य की चमकती सतह है ना, वो क्या चंद्रमा के कारण हमको दिखाई नहीं देती है। तो इसी कारण क्या है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और यह स्थिति हमेशा कब बनती है, अमावस्या के दिन बनती है, ठीक है। तो जो हमारा सूर्य ग्रहण जब भी होगा, तो वो कब होगा,
अमावस्या वाले दिन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। देखिए, जो हमारा सूर्य ग्रहण है उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये तीन चीजें है ना, हमारा सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। ठीक है, तो जब हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जैसे ये फोटो देखिए आप, इसमें आपको और क्लियर दिखेगा कि जब हमारा सन है, इससे आने वाला ये प्रकाश है। अब ये जो चंद्रमा है, इसके कारण ये प्रकाश रुक रहा है ना, यहाँ पर क्या है देखिए। और ये जो है ना, ये प्रकाश कुछ हिस्से पर ही दिखता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी बनता है, वो क्या होता है, कुछ स्थानों पर ही होता है। जैसे किसी किसी देश में होता है, या तो कभी कभी भारत में होता है, या कभी कभी अन्य विदेशों में भी होता है। ठीक है, हर जगह विजिबल नहीं होता ये भी। तो ये जो हमारा चंद्रमा है, ये इतना बड़ा तो है नहीं कि सूर्य से आने वाला सारा प्रकाश रोक लेगा। तो जितना प्रकाश इसका जितना साइज है, उसके अनुसार ये अपना प्रकाश रोक पाता है सूर्य का। तो कुछ पृथ्वी पर कुछ हिस्से में वो जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता। तो वो क्या है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी तो आ गया होगा सभी को। जी सर, आ गया। जी, अब इसी से आता है एक और चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण कब होता है, तो जब हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। अभी हमने क्या जाना था कि जब हमारा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, अब जो हमारा चंद्र ग्रहण होगा तब क्या हो जाएगा कि जो हमारा चंद्रमा सॉरी जो पृथ्वी है, वो सूर्य और किसके, चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा, ये क्या है, पृथ्वी। अब देखिए होता कैसे है, तो जो हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंचती। तो पृथ्वी की छाया के कारण क्या है, अंधेरा छा जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। अभी पढ़ने से समझ में नहीं आया, अब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डायग्राम बना के। ठीक है, देखिए, ये जो क्या है हमारा, मान लीजिए ये सूर्य है। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, और ये है हमारा चंद्रमा। अब देखिए, हमने क्या बताया था कि जितने भी ग्रह उपग्रह होते हैं, इनके पास अपना खुद का प्रकाश तो होता नहीं है। तो क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं ना। हमारे जो चंद्रमा है, उसके पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है, कोई स्रोत नहीं है ना चंद्रमा पर प्रकाश का। वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो जो हमारी पृथ्वी ही क्या हो जाएगी, जो हमारी पृथ्वी क्या आ जाएगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। तो जो सूर्य से जाने वाला प्रकाश है, वो चंद्रमा तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या है, हमें लगता है कि चंद्रमा जो है वो क्या है, जो पृथ्वी की परछाई है वो चंद्रमा तक पहुंचती है, छाया, जिसके कारण क्या है, चंद्रमा पर अंधेरा हो जाता है, हमें उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो उसी को क्या कहते हैं, हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो क्या है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो दिखना बंद हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ से पहले बढ़ना शुरू होता है, फिर पूरा ढक जाता है वो, और फिर धीरे धीरे हटना शुरू होता है। तो जब वो पूरा ढक जाता है, यानी कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को हटा देती है, चंद्रमा पर पहुंचने से रोक देती है। ठीक है, तो क्या स्थिति रहती है चंद्र ग्रहण की, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, उस स्थिति में हमारा चंद्र ग्रहण होता है। और ये कब होता है, पूर्णिमा की रात को। ठीक है, जब भी पूर्णिमा तिथि होती है, उसी तिथि पर हमारा चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर है सभी को। क्लियर है ना सभी को, आ गया ना ये। आवाज आ रही है मेरी। जी सर, आवाज आ जी रही है, क्लियर है। हाँ, आ नहीं रहा है क्या समझ में आप लोगों को, बताइए, फिर दोबारा एक्सप्लेन करें और किसी तरीके से नया तरीका देखेंगे फिर। सर, आ रहा है। हाँ, आ रहा है ना। तो देखिए, अभी हमने क्या जाना, हमने दो चीजें पढ़ी, क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। कैसे, सूर्य ग्रहण कब होता है कि जब जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, ये तीन चीजें होती हैं दोनों ग्रहणों में। अब जो सूर्य ग्रहण है उसमें क्या होता है कि जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। अब जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होगा, वो चंद्रमा के कारण रुकेगा कुछ। चंद्रमा इतना बड़ा तो नहीं है कि सूर्य से आने वाला सारा प्रकाश रोक लेगा, लेकिन कुछ मात्रा में तो प्रकाश को रोक सकता है ना वो। तो ये क्या है, कुछ प्रकाश रोक लेता है। तो पृथ्वी के कुछ स्थानों पर हमें ऐसा लगता है कि सूर्य से प्रकाश आना बंद हो गया, सूर्य को ढक लिया किसी ने, और वो कौन होता है, चंद्रमा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के कुछ स्थानों पर सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, सूर्य ढका हुआ सा प्रतीत होता है, उसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जब हमारा चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तभी क्या है कि जो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती हमको, उसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और यह कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। फिर हमने जाना कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। अब चंद्र ग्रहण में क्या है, होती तो वही तीनों चीजें, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, लेकिन अब क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। तो जो हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, हम ये भी जानते हैं कि जो भी हमारे ग्रह और उपग्रह जितने भी हैं उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो हमारा जो चंद्रमा है उसके पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है कोई, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो जब हमारी पृथ्वी ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है ये पृथ्वी के द्वारा रोक लिया गया, तो चंद्रमा तक तो कुछ नहीं पहुंचेगा ना। क्या पहुंचेगा, पृथ्वी की छाया पहुंचेगी, परछाई पहुंचेगी। तो सूर्य जो चंद्रमा है उसका प्रकाश कुछ देर के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है चंद्रमा का। तो उसी को क्या कहते हैं हम, चंद्र ग्रहण कहते हैं बस। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रहण होता है। और ये किस तिथि को होता है, पूर्णिमा तिथि को होता है। ठीक है, अभी तो क्लियर हो गए ये दोनों। क्लियर है ना सभी को, आगे चलें भी। जी सर। हाँ, अब देखिए, अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा था कल, बाकी पृथ्वी तक के ग्रह कर लिए थे, फिर पृथ्वी का एक उपग्रह आया कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा को पढ़ा, फिर कैसे बना वो जाना, और उससे जुड़े कुछ दो बातें थी, एक सुपर मून और एक ब्लू मून, वो पढ़ा। फिर यदि हमने सूर्य और चंद्रमा को पढ़ लिया है तो उनके ग्रहणों को भी पढ़ना पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को पढ़ा। अब चलते हैं, जो हमारे बाकी के ग्रह रह गए उनसे भी रिलेटेड कुछ बातें जाननी है तो उनको करते हैं। तो अब देखिए, जो फोर्थ वाला ग्रह था हमारा, हमने तीन पढ़ लिए थे, कौन सा, बुध, शुक्र और पृथ्वी। अब जो फोर्थ नंबर पर आता है वो कौन सा है हमारा, मंगल, मार्स। अब देखिए, इसको क्या कहा जाता है कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं ना, लाल ग्रह क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ना उसमें क्या है, आयरन की मात्रा अधिक है। आयरन धातु होता है ना, लोहे की मात्रा क्या है, अधिकता के कारण क्या है, ये इसकी जो सतह है वो लाल है, और इसी कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। अब यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में, 687 दिनों में पूरी कर लेता है। और सौर मंडल का क्या है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, शुक्र था ना। तो शुक्र के बाद कौन सा आएगा, मंगल आएगा। ठीक है, अब क्या कहा है कि इसके दो उपग्रह हैं। अब जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, कौन सा, चंद्रमा, ऐसे ये जो हमारा मंगल ग्रह है इसके भी दो उपग्रह हैं। अब जो हमने पहले पढ़ा था क्या, शुक्र और कौन सा ग्रह पढ़ा था, बुध, उनके कोई उपग्रह नहीं थे, लेकिन जो मंगल है उसके दो उपग्रह हैं। कौन से, फोबोस और डीमोस। ये नाम याद रखिएगा, इनसे प्रश्न आ जाता है कि बताइए ये जो उपग्रह है ना ये किस ग्रह के हैं, कौन से, इनमें से कोई एक नाम दे देगा आपको। जैसे आपसे पूछेगा कि बताइए जो डीमोस उपग्रह है ना, जैसे हमारी पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है, ऐसे इसके जो दो उपग्रह हैं उनको नाम दिए हमने क्या, फोबोस और डीमोस। तो क्या पूछेगा कि बताइए कि डीमोस जो उपग्रह है वो किस ग्रह का है, कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फोबोस और डीमोस क्या है, इसके दो उपग्रह हैं। अब देखिए हमने क्या है, इस पर इससे जो जानकारी हमें मिली है ना इतनी सारी मंगल ग्रह के बारे में, वो कैसे प्राप्त हुई है, हमने इस पर कुछ वो जो सैटेलाइट होती है ना वो भेजी थी। कौन सी थी वो, एक मंगलयान थी। ठीक है, मंगलयान नामक एक सैटेलाइट भेजी थी, किसने, इसरो ने, जो भारत का है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संस्थान है इसरो, उसने भेजा था मंगलयान, कब, 2013 में। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बता दिया है, पढ़ रहे हैं मंगल के बारे में तो। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको लाल ग्रह कहते हैं, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, और इसके ये जो दो उपग्रह हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, ये तीन बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, मंगल जी सर। जी। अब आते हैं, अब इसके बाद कौन सा ग्रह आता है हमारा, बृहस्पति। तो अब ये जो बाद के ग्रह है ना ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ठीक है, जो शुरुआत के थे ना हमारे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मंगल तक। अब इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो याद रखनी है। जैसे जो हमारा बृहस्पति है ये क्या है, सौर मंडल में आकार का सबसे बड़ा ग्रह है बस। और ये क्या है, बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने समय में, 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। अब देखिए ये जो समय हम बता रहे हैं ना ये क्या है, पृथ्वी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। यानी कि पृथ्वी पर क्या है, जब 11 वर्ष 11 महीने का समय बीत जाएगा ना, तब उस समय में क्या है ये सूर्य का एक चक्कर लगा पाएगा। तो ये क्या है, बस आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखिएगा बस। अब अगले ग्रह पर चले तो वो कौन सा आता है हमारा, शनि आता है, सैटर्न। अभी क्या है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा,
शनि है। सबसे पहला कौन सा था सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। अब इसके बाद यदि दूसरा ग्रह कौन सा आ जाएगा? शनि। अब ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की कि जैसे जैसे हम सूर्य से दूर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो जो ग्रहों की परिक्रमा का समय है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जो हमारा शुक्र था, सॉरी जो बुध ग्रह था, वो कितने समय में सूर्य की एक परिक्रमा लगा रहा था? 88 दिनों में, 88 दिन में। लेकिन ये देखिए अब जैसे जैसे ये बृहस्पति पर आए तो इसको 11 वर्ष का समय लग रहा है। फिर शनि को देखा तो उसको 29 वर्ष का समय लग रहा है। तो जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या है, समय इनका बढ़ता जाता है परिक्रमा का, क्योंकि इनकी दूरी बढ़ती जाती है ना सूर्य के साथ, तो वलय भी बड़ी बढ़ानी पड़ती है, उसको चक्कर भी ज्यादा लगाना पड़ता है, इसीलिए समय बढ़ता जाता है। अब देखिए क्या है कि इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है, यही इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है शनि की। जैसे ये आप देख पा रहे हैं ना, ये जो वलय है ये इसके चारों ओर पाई जाती है, यही क्या है, इसकी एक विशेषता है। अब इससे प्रश्न कैसे पूछेगा वो कि जो शनि के चारों ओर वलय बनी हुई है ये किस चीज की बनी हुई है? तो क्या होगा उसका? बर्फ व चट्टान, यानी कि बर्फ से और चट्टानों से मिलकर क्या है, ये जो हमारी इसकी वलय है वो बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है कि जो हमारा शनि ग्रह है ना, शनि का घनत्व क्या है, सभी ग्रहों से जल से भी कम है। यानी कि जो हमारा शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है। घनत्व क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा लकड़ी होती है ना, लकड़ी वो पानी पर तैरती है। क्यों? क्योंकि जो उसका घनत्व है वो पानी से कम है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। अब जो हमारा शनि ये जो ग्रह है शनि, इसका भी क्या है, जल से भी कम है इसका भी घनत्व। यानी कि जब हम इस शनि ग्रह को पानी में रखेंगे ना, तो ये उस पर तैरने लगेगा। अब आपको याद क्या रखना है कि सबसे, यदि आपसे पूछा जाए ना कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, तो क्या होगा? शनि ग्रह होगा। और क्या इसके बारे में जानना है कि ये वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। इसके कितने उपग्रह हैं? 125। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसके बारे में याद रखिएगा। बहुत सारी बातें जानी इसके बारे में। क्या क्या? ये क्या सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखिए ना रखिए कोई बात नहीं, लेकिन जो लास्ट वाली बात है ये याद रखिएगा जरूर। क्या? इसके चारों ओर एक वलय पाया जाता है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन ये बना हुआ किससे है? बर्फ और चट्टानों से, यानी कि रॉक्स और आइस से, यानी कि बर्फ और रॉक से, पत्थरों से। और क्या कहा है कि ये जो हमारा शनि ग्रह है इसका घनत्व क्या है, सभी जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे कम है और जल से भी कम है इसका। यानी कि जब हम इसको जल में रखेंगे ना, जैसे लकड़ी के टुकड़े को जल पर डाला जाता है वो तैरने लगता है, ऐसे जब शनि ग्रह को जल में डाला जाएगा तो वो क्या होगा, तैरने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका घनत्व सबसे कम है। और इसके कितने उपग्रह हैं? 125। जैसे पृथ्वी का एक है, ऐसे इसके कितने हैं? 125 है। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? जी। जी, तो ये क्लियर है ना सभी को, जो भी पढ़ा अभी शनि के बारे में? जी सर। और देखिए यहाँ पर एक और बात बताते हैं कि हमसे क्या कहा गया था अभी कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे कम है ना, तो सबसे अधिक किसका है? हमारी पृथ्वी का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। जितने भी ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, उनमें सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। और सबसे कम किसका है? शनि का है। ठीक है, अब रह गए हमारे आखिरी के दो ग्रह, कौन से? एक अरुण, एक वरुण। तो देखिए इनको भी खत्म करते हैं जल्दी से। तो ये जो अरुण और वरुण है इनकी खोज बहुत बाद में हुई है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये जो अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस, इसकी खोज कब हुई है? 1781 में। किसके द्वारा? विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब ये क्या है, आकार में सबसे तीसरे नंबर पर आता है, आकार में तीसरे स्थान पर आता है। और सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है? 84 वर्षों का समय लेता है। और शुक्र की भांति इसकी भी दिशा क्या है? विपरीत है। यानी कि हमने बताया था ना कि दो ग्रह ऐसे हैं जो क्या है, सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं। कहाँ से कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। लेकिन बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो कौन से थे? एक शुक्र था, एक अरुण था। ठीक है, ये याद रखिएगा इसके बारे में। और क्या है, इसका अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो अरुण के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि ये क्या है, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, ये याद रखना है। और क्या है, इसका जो अक्षीय झुकाव है ना, यानी कि अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुकाव होने के कारण इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है,
डायरेक्ट प्रश्न बन जाएगा शुक्र ग्रह की तरह, जैसे उसमें बनता था ये बताइए भोर का और सांझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। तो ऐसा इससे भी प्रश्न बन सकता है कि बताइए लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण ग्रह को। ठीक है, तो इससे ये दो बातें याद रखनी है लास्ट वाली इसकी। सर अरुण ग्रह वाले में जो पिक्चर में दिख रहा है वलय बना हुआ है। हाँ जी, इसके भी क्या है, चारों ओर कुछ वलय पाई जाती हैं। जैसा हमारा शनि ग्रह है ना, इसके चारों ओर क्या है, ये आपको विजिबल होंगी लेकिन ये थोड़ी कम विजिबल होती है, लेकिन इसके चारों ओर भी वलय पाई जाती है। ये भी पत्थरों की बनी हुई है। ठीक है जी जी। तो ये दो बातें याद रखिएगा बस। जैसे हमारी पृथ्वी थी, हमने बताया था ना कल कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री आधा मिनट इतना झुकी हुई है ना अपने अक्ष से, यानी कि वो पूरी गोल ना होकर ऐसे थोड़ी झुकी हुई है। ऐसे ये जो हमारा अरुण ग्रह है ये बहुत ज्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वरुण पर। ये आखिरी ग्रह है हमारा नेपच्यून। इसकी खोज कब हुई थी, 1846 में। बहुत बाद में खोज हुई, क्योंकि बहुत दूर ग्रह है ना ये, हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह है, बहुत दूर भी है, तो इसीलिए इनको थोड़ी बाद में खोज हुई है इनकी। अभी क्या है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण सौरमंडल में आकार की दृष्टि से 4th नंबर पर आता है, और सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है इसको, 164 वर्ष का समय लगता है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर है ना, सूर्य का प्रकाश इस तक पहुंच ही नहीं पाता होगा, तो इसीलिए क्या है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को, जो भी ये सारे ग्रह पढ़ लिए अभी हमने, इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी देख ली। ये सभी को क्लियर है ना। जी भैया। हाँ, जी तो सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, जो भी पढ़ा अभी तक। नहीं है कोई डाउट किसी को। नहीं भैया। जी, सर वरुण के बारे में फिर से बता दीजिए। अब वरुण के बारे में ठीक है, देखिए ये इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनता। ये जो हमारे लास्ट के ग्रह है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं। देखिए जो हमारा वरुण ग्रह है उसकी खोज कब हुई थी, 1846 में हुई थी। कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस जान लीजिए। आपसे क्या कहा है कि ये सबसे ज्यादा दूर ग्रह स्थित है, ये तो आपको पता है, ये सबसे लास्ट में आता है ना हमारे सौरमंडल के, तो सबसे दूर ग्रह स्थित होगा, सबसे दूर स्थित ग्रह होगा। और क्या है कि जब इस हमारे जो ग्रह हैं उनको यदि हम आकार के अनुसार अरेंज करेंगे ना, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, 4th नंबर पर आएगा, 4th स्थान मिलता है इसको। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको कितना समय लगता है, 164 वर्ष का समय लगता है। और ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों, क्योंकि सबसे दूर है ना, सूर्य का प्रकाश इस तक पहुंच ही नहीं पाता है, पहुंचता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। ठीक है, जब आप इस ग्रह पर खड़े होकर सूर्य को देखेंगे तो कैसा लगेगा आपको, स्टार की तरह लगेगा। जैसे हमें पृथ्वी से सितारे दिखते हैं ना, स्टार्स दिखते हैं, वैसे ही इस ग्रह से खड़े होकर सूर्य दिखेगा। तो क्या वो उसको मतलब ज्यादा वहां पर गर्मी नहीं होती है, इसीलिए ठंडा ग्रह कहते हैं इसको। ठीक है, ठंड रहती है वहां पर, बर्फ जमी रहती है। तो अभी क्लियर है सभी को। जी सर। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, चलिए ये जो लास्ट वाला पेज है इस पर लिखते हैं। अब जो हमारे ये तो 8 ग्रह, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अपने सौर मंडल के बारे में। ठीक है, सौर मंडल में सारी चीजें पढ़ ली हमने, सूर्य पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिए, और अपना उपग्रह भी पढ़ लिए। ठीक है, अब हमें क्या जानना है। अब देखिए हमारे 8 ग्रह होते हैं, लेकिन कल एक भैया थे, उन्होंने पूछा था कि प्लूटो को ग्रह नहीं मानते। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आए हैं वो भैया क्लास में जिन्होंने पूछा था कल प्लूटो के बारे में। नहीं आए, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। तो देखिए जो प्लूटो है ना, इसको पहले क्या था, हमने ग्रह का दर्जा दिया हुआ था। इसकी खोज कब की गई, 1930 में। 1930 में खोजा गया कि एक ऐसा भी ग्रह है जो ये जो हमारा लास्ट ग्रह कौन सा पढ़ा हमने अभी, वरुण पढ़ा ना, तो इसके बाद भी हमें क्या पता चला कि इसके आगे भी एक ग्रह होता है, क्या, जिसको नाम दिया गया प्लूटो। लेकिन क्या हुआ कि जब इसके इसने क्या है, हमने ग्रह को क्या बताया कि ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते तो हैं, लेकिन क्या कंडीशन रहती है, एक निश्चित कक्षाओं में, निश्चित
कक्षाओं में चक्कर लगाने चाहिए। जो भी ग्रह है हमने किन किन को ग्रहों की कंडीशन में रखा है कि या तो वो एक तो सूर्य के चक्कर लगाए वो, और क्या है एक निश्चित कक्षा में फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाए। जैसे हमारे जितने भी ग्रह अभी हम पढ़ के आए वो क्या है, सूर्य के चारों ओर। जैसे हमारा सन है, सूर्य है। अब जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक फिक्स पाथ पर, यानी कि एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाती है ना वो। जैसे ये उसकी कक्षा होगी मान लीजिए, तो इससे बाहर तो जाएगी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि इस यानी कि जो अभी वर्ष चल रहा है 2024, इस वर्ष में वो यहाँ थी इस कक्षा में चक्कर लगा रही थी, और 2026 जब आएगा अगले साल वो क्या हो जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी। ऐसा तो होगा नहीं ना, अगले वर्ष भी इसी कक्षा में चक्कर लगाएगी। तो जो हमारे ग्रह की क्या होती है, एक कक्षा फिक्स होती है। लेकिन जो हमारा प्लूटो था ना, उसकी कोई कक्षा फिक्स नहीं थी। यानी कि मान लीजिए कभी तो वो मान लीजिए जैसे सन है, कभी इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कभी क्या हो गया उसने अपनी कक्षा बदल के ऐसे कर ली। तो वो क्या है, एक फिक्स कक्षा में नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया, उसको ग्रह की दर्जे से, ग्रह की फैमिली से बाहर कर दिया। कब, 2006 में। ठीक है, तो ये वर्ष पूछ सकता है, याद रखिएगा कि हमने 2006 में क्या किया, प्लूटो को ग्रह की परिवार से बाहर कर दिया, उसको ग्रह नहीं मानते हम। ठीक है, और किसने किया है ये, आईएयू। आईएयू इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, ये बस बता दिया, याद रखिएगा, इससे प्रश्न नहीं आएगा कि किसने किया था। बस पूछेगा तो यदि क्या पूछ सकता है, वर्ष पूछ सकता है कि कब किया, तो 2006 में किया था, ये पूछा नहीं जाएगा, ये बस बता दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आईएयू ने 2006 में प्लूटो को ग्रह की स्थिति से बाहर कर दिया। क्यों, क्योंकि एक तो ये आकार में बहुत छोटा था। ठीक है, कुछ कारण थे इसके, क्या, पहला तो ये आकार में बहुत छोटा था, किससे, हमारे चंद्रमा जो है ना उससे भी बहुत छोटा था, तो इसीलिए इसको एक कारण ये था। और दूसरा क्या था कि इसकी जो कक्षा थी ना वो एक फिक्स नहीं थी। हमने क्या कहा कि ग्रह की क्या होनी चाहिए, एक फिक्स कक्षा होनी चाहिए, एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए जिसमें वो चक्कर लगाए सूर्य के, लेकिन इसकी कोई फिक्स कक्षा नहीं थी। और दूसरा क्या था कि जो हमारा लास्ट वाला ग्रह है वरुण, इसकी स्थिति को ये कभी कभी बीच में काट देता है। यानी कि जो हमारे ग्रह है वो एक फिक्स कक्षा में घूमते, हमने बताया अभी इनकी एक निश्चित कक्षा होती है, और ये किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं एंटर कर सकते। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, इसकी कक्षा ये है, और जो दूसरा ग्रह कौन सा आता है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, उसकी कक्षा ये है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो घूमते घूमते कि इसकी कक्षा में चली जाए, दूसरे ग्रह की में। लेकिन ये जो प्लूटो है ये क्या था, ये अरुण की कक्षा को भंग कर देता था, मतलब उसकी कक्षा में एंटर कर जाता था। तो इसीलिए ये कुछ कारण है जिसके कारण हमने प्लूटो को ग्रहों की फैमिली से बाहर कर दिया। ठीक है, अब कितने ग्रह होते हैं हमारे, 8 ग्रह होते हैं। ये क्लियर है सभी को प्लूटो के बारे में? जी जी, तो ये हमने अपना सौर मंडल पढ़ लिया, इसमें सूर्य ग्रह जितने भी आते हैं उन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो ये क्लियर होगा अभी सभी को, जो भी पढ़ा अभी तक सौर मंडल के बारे में? जी सर। जी, तो देखिए अब क्या है, जो हमारी पृथ्वी है ना, उपसौर अपसौर, देखिए ये चीज और देख लीजिए, इसमें भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए उपसौर क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है उसे उपसौर कहा जाता है। जैसा हमने अभी देखा था ना, जो सुपरमून था, उस स्थिति में क्या हो रहा था कि जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति में था। अब ऐसी जो हमारी पृथ्वी है वो जब सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति में होगी ना, उसको क्या कहेंगे हम, उपसौर कहेंगे। ठीक है, और ये स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी के दिन बनती है। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 14.17, यानी कि 70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक है, ये दूरी याद रहे ना रहे, बस ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्या कि जब हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम होती है ना, उस स्थिति को क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और यदि हमारी पृथ्वी क्या हो, सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर हो, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, उसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। कैसे बनेगा कि बताइए उस स्थिति को, वह स्थिति कौन सी होगी जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी, तो क्या हो जाएगा, अपसौर हो जाएगा। और जब निकटतम होती है तब क्या हो जाता है, उपसौर हो जाता है। ठीक है, अब अपसौर की जो स्थिति है वो कब बनती है, ज्यादातर मतलब एवरेज निकाला गया है वो 4 जुलाई के दिन बनती है, और उपसौर की 3 जनवरी के दिन। और जब अपसौर होता है यानी कि जब जो सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, तब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी होती है, 15.21, यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर होंगे सभी को।
इनकी डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा बस। तो ये आ गया सभी को उपसौर और अपसौर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये सन है। अब देखिए ये क्या है, अपसौर की स्थिति बन रही है ना, ये क्या है जुलाई में, उपसौर की स्थिति बन रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, हमारा पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम है, ये क्या है अधिकतम है। अब यहाँ इतना दिखेगा नहीं क्योंकि डिफरेंस कितना है, केवल 1 करोड़ के आसपास दूरी का डिफरेंस, तो वो यहाँ दिखता नहीं है, हम अलग से बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सूर्य है और ये क्या है हमारी पृथ्वी, ऐसे बनाते हैं। तो ये मान लीजिए ये क्या है, हमारी अर्थ है, पृथ्वी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्या है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम है ना, तो इसको क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकटतम होती है, सबसे कम होती है। और क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको अब इस चित्र से। तो ये दोनों चीजें आ गई सभी को, उपसौर और अपसौर। इनकी परिभाषा जरूर याद रखिएगा बस। ठीक है, कि जब निकटतम हो तब उपसौर और जब अधिकतम हो दूरी तो अपसौर। ठीक है, ये आ गया ना सभी को। जी सर। जी सर। जी, आगे चलते हैं अभी। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, उसकी जो गति है वो 2 प्रकार से करती है। कैसे, हमने बताया था कल आपको, आज भी बता देते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो 2 प्रकार से गति करती है। कैसे, 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। घूर्णन कैसे, हमने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो चित्र है इसमें क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये उसका अक्ष है। ठीक है, और ये क्या अपने अक्ष पर घूम रही है, घूमती है ना हमारी पृथ्वी, अपने अक्ष पर भी घूमती है और क्या है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो उसी घूर्णन को हमने 2 प्रकार से बांट दिया। क्या, एक पहला वाला घूर्णन और एक दूसरा वाला परिक्रमण। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसको परिक्रमण कहते हैं। अब इनके कारण कुछ घटनाएं होती हैं, उनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए जब हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है तब क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। यानी कि जो हमारे दिन रात होते हैं ना पृथ्वी पर, ये किस गति के कारण होते हैं, हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ठीक है, और ये जो हमारा परिक्रमण गति, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है जब पृथ्वी, तो उसके कारण क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन। जो हमारे सीजन्स है ना वो बदलते हैं। जैसे अभी क्या है, वर्षा ऋतु चल रही है, अभी क्या आएगी, शरद ऋतु आएगी, शीत ऋतु आएगी। ठीक है, विंटर्स आएंगे। तो ऋतुओं का परिवर्तन क्या होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, और क्या होता है कि जो हमारा घूर्णन है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है, 23 घंटे 56 मिनट, 56 मिनट। क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो वो पूरे 24 घंटे हम लगभग में बताते हैं, लेकिन क्या होता है वो 23 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर पूरा एक बार घूम जाती है पृथ्वी। और क्या है, ऋतुओं का परिवर्तन, इतने ये पूरा एक परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर होंगी सभी को, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ये दोनों क्लियर है। इनसे होता क्या क्या है पृथ्वी पर, वो भी क्लियर होगा सभी को। जी भैया। जी सर। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहीं तक रखते हैं अब आज। ठीक है, बाकी का इससे आगे जब अगली कक्षा होगी भूगोल की उसमें पढ़ेंगे। तो देखिए हमने भूगोल में क्या पढ़ा अभी तक, सबसे पहले हमने जाना, पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, दोनों कक्षाओं को मिला के। पहले कल वाली कक्षा का करते हैं, फिर आज वाली का करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कल क्या है कि हमारा ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड क्या है, हमारा जितने भी ग्रह उपग्रह, आप बोलते जाइए। ठीक है, आपका माइक बंद होगा, कोई बात नहीं, आप अपने आप से बोलिए। ठीक है, उधर ही माइक बंद करके। क्या होता है हमारा ब्रह्मांड, कि जितने भी ग्रह उपग्रह, सौर मंडल, तारे, आकाश गंगाओं, इन सभी को जब हम सम्मिलित कर देते हैं तो क्या बनता है, हमारा ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, अब हमारे जो ग्रह हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, सौर मंडल
और सौर मंडल मिलके आकाश गंगाएं बनाते हैं। ठीक है, अब आकाश गंगा, सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह और भी जितनी बहुत सारी चीजें, उन सभी के सम्मेलन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सौर मंडल है ना, वो किसी आकाश गंगा का हिस्सा होगा, पार्ट होगा। तो जो हमारी आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है क्या? दुग्ध मेला। ठीक है, ये तीनों नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा के हैं, जिसका हमारा सौरमंडल पार्ट है। फिर क्या देखा था हमने? फिर देखा कि हमारी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, उससे संबंधित एक सिद्धांत दिया जाता है, बिग बैंग सिद्धांत, जिसको किसने दिया था? जॉर्ज लेमित्र ने दिया था। अब फिर क्या है कि ब्रह्मांड से संबंधित दो अवधारणाएं भी दी गई। जब लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने अपने अनुसार कल्पनाएं करना शुरू किया कि हमारा ब्रह्मांड कैसा होगा। तो उससे संबंधित दो अवधारणाएं दी गई। पहली क्या थी? भूकेंद्रीय अवधारणा। दूसरी थी सूर्य केंद्रित अवधारणा। भूकेंद्रित यानी कि जिसमें पृथ्वी सेंटर में होती है और बाकी जितने भी ग्रह है, सूर्य है, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। होता क्या है कि जो हमारा सूर्य है वो केंद्र में है, और जो जितने भी ग्रह, उपग्रह, बाकी सब है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य केंद्रित अवधारणा ये हो गई। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सौर मंडल क्या होता है। तो सौर मंडल में क्या क्या होता है? बहुत सारे ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उल्का पिंड आदि के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अभी हमारा सौर मंडल है, जिसमें क्या है? सन है, सूर्य है हमारा, और 8 ग्रह है हमारे और उनके उपग्रह। अब सूर्य क्या है? एक तारा है, जिसकी उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा, ये इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, फिर ये हमारे ग्रह आ गए थे। ग्रहों को हमने दो प्रकार से बांटा था, क्या? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह, तो बाकी के लास्ट वाले 4 हो गए वो बाह्य ग्रह। ठीक है, फिर क्या देखा था कि ज्यादातर ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है? अपवाद है। क्या? शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं सूर्य की परिक्रमा। फिर ये ग्रहों के बारे में जाना था हमने। अब आते हैं आज की क्लास पर। आज क्या पढ़ा? देखिए, आज क्या पढ़ा हमने? आज पढ़ा हमने अपने चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है पृथ्वी का। अब उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं ना, एक तो प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, जिनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो जो हमारा चंद्रमा है वो क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है ना पृथ्वी का। अब देखिए, चंद्रमा के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। कौन सी? कि ये 27 दिन 8 घंटे में, और इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अब जो हमारा चंद्रमा है वो बना कैसे था? तो एक उल्का पिंड है जो पृथ्वी से टकराया था, तो उसी के फलस्वरूप क्या है? हमारा चंद्रमा का निर्माण हुआ था। फिर हमने चंद्रमा से जुड़ी जो दो घटनाएं पढ़ी। क्या? एक सुपर मून, रेड मून जिसको कहते हैं, और एक ब्लू मून। अब सुपर मून कब होता है? जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। और यदि एक ही महीने के एक कैलेंडर में 2 बार पूर्णिमा हो जाए, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या? सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं? जब हमारा चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस स्थिति में क्या हमारा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। और ये कब होता है? अमावस्या तिथि को होता है। होता कैसे है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, चंद्रमा उस प्रकाश को रोक लेता है, कुछ मात्रा में उस प्रकाश को रोक लेता है, इसीलिए पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। फिर क्या पढ़ा हमने? चंद्र ग्रहण। अब इसमें क्या होगा कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। अब हमने जाना था ना कि जितने भी ग्रह होते हैं या उपग्रह हो, उनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो जो हमारा चंद्रमा है उसके पास भी खुद का प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी ही चंद्रमा के सूर्य के बीच में आ जाएगी, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाएगा। क्या पहुंचेगा? पृथ्वी की छाया पहुंचेगी ना, पृथ्वी की परछाई पहुंचेगी उस तक। तो इसीलिए क्या होता है? हमें चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता, और हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, तो क्या कंडीशन रहती है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। और ये कब होता है? पूर्णिमा तिथि को होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? ये आ तो रहा है ना सभी को? जो भी अभी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं बस। ठीक है, पढ़ तो लिया है हमने। आ रहा है ना सभी को? जी जी भैया। जी। अब फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने देखा कि मंगल ग्रह के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह क्यों? क्योंकि इसकी जो मिट्टी है ना, इस ग्रह पर जो मिट्टी है उसमें आयरन यानी कि लोहे की मात्रा अधिक है, इस कारण क्या है? इसका लाल रंग है।
अब ये क्या है, सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला कौन सा था? शुक्र था, उसके बाद मंगल दूसरा। अब क्या है, इसके दो उपग्रह हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, इससे प्रश्न बन सकता है, ठीक है, बनता भी है। और तो क्या है, फोबोस और डीमोस, ये क्या है, इसके दो उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना, तो इसके क्या है, फोबोस और डीमोस। आपने क्या है, इसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कि इस पर क्या है, कैसी मिट्टी है, हमें कैसे भी तो पता चला होगा ना कि आयरन की मात्रा है इसकी मिट्टी में। कैसे पता चला? हमने एक अंतरिक्ष जो मंगलयान नाम का एक सैटेलाइट है वो भेजा था यहाँ पर इसरो ने, कब? 2013 में, ठीक है। फिर हमने देखा बृहस्पति, ये क्या है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर शनि, शनि के बारे में आपको दो तीन बातें याद रखनी है क्या, कि इसके चारों ओर एक वलय पाई जाती है जो किसकी बनी हुई है, बर्फ और चट्टानों की बनी हुई है। और ये क्या है, घनत्व में यदि हम देखेंगे तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है हमारा? शनि हो जाता है। और यदि सबसे अधिक घनत्व वाला पूछेगा तो वो कौन सा होगा? पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है, ये जो हमारा शनि है इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, कितने? 125। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह था, मंगल के दो थे, ऐसी जो हमारा बृहस्पति, सॉरी, जो शनि ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं? 125 उपग्रह, ठीक है। फिर क्या देखा हमने? अरुण ग्रह। अरुण क्या है? ये जो ग्रह है इसके बारे में बस आपको दो बातें याद रखनी है क्या, ये जो सूर्य की परिक्रमा है किधर से किधर लगाता है? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। अपवाद था ना, ये और शुक्र ग्रह अपवाद थे, तो ये याद रखना है आपको। और क्या है, इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है, इसके इसी कारण इसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा वरुण ग्रह। अब ये क्या है, सूर्य से सबसे दूर स्थित है, सबसे लास्ट में आता है ये ग्रह। तो क्या है, इसीलिए क्या है, ये सबसे ठंडा ग्रह होता है। और इसको सूर्य की परिक्रमा को पूरा करने में कितना समय लगता है? 164 वर्ष, सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है। फिर हमने दो घटनाएं देखी, क्या? उपसौर और अपसौर। जैसे हम क्या कर रहे थे, चंद्रमा की घटना देख रहे थे ना, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उसको सुपर मून कहते हैं। ऐसी जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति में होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर की घटना कहते हैं, ठीक है, अपसौर कहते हैं। और यदि यही हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, ठीक है। और ये जो उपसौर की घटना है कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे चित्र भी बना दिया, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकटतम है तो उसको उपसौर, और जब दूर होगी तो अपसौर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि जो पृथ्वी है उसकी गति हमारी दो प्रकार से करती है पृथ्वी गति। कैसे कैसे? एक अपने अक्ष पर, जैसे आप देख सकते हैं ये जो हमारी पृथ्वी है ये एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, और क्या एक सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति। जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात देखने को मिलता है हमको। यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति करना बंद कर दे तो पृथ्वी पर दिन रात होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी को एक अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? पूरा एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, 56 मिनट का समय। अभी यदि पृथ्वी की परिक्रमण गति का बात करें तो वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसके कारण क्या होता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है, यानी कि पृथ्वी पर ऋतुएं बनती है। अब कैसे बनती है वो जब अगली कक्षा पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जब वो यहाँ पर होगी तब कौन सी ऋतु आएगी, जब यहाँ पर होगी तब कौन सी ऋतु होगी पृथ्वी पर, जब पृथ्वी इस स्थिति में होगी तब पृथ्वी पर कौन सी ऋतु हो रही होगी। तो वो क्या है, अगली कक्षा में देखेंगे अब, ठीक है। और कितना समय लगता है उसको एक परिक्रमण यानी कि सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में? 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। फिर क्या है, हमारा एक ग्रह और था प्लूटो, जिसको 1930 में खोजा गया था, लेकिन 2006 में उसको ग्रह की स्थिति कंडीशन से हटा दिया गया, ग्रहों के परिवार से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्रह है वो क्या है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने चाहिए, लेकिन जो प्लूटो था उसकी कोई एक निश्चित कक्षा थी ही नहीं, इसीलिए इसको ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया गया। और क्या कारण था? ये आकार में बहुत छोटा था, हमारा जो चंद्रमा है उससे भी छोटा था, तो इसीलिए इसको ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो ये क्लियर होगा सभी को जो भी पढ़ा? आ गया ना सभी को ये जो भी पढ़ा है हमने? जी सर। जी सर। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें से अब। आ गया सर। आ गया ना? तो देखिए अभी क्या है, 5 बज गए ना, तो अभी वही कल की तरह ही 5:20 या 25 मिनट पर आपका क्विज शुरू हो जाएगा इसी का, ज्योग्राफी का। तो दे दीजिएगा सभी, ठीक है। जो भी हमने आज और कल की कक्षा में पढ़ा है उसी से संबंधित प्रश्न होंगे, दे दीजिएगा क्विज, ठीक है। जी सर। जी, ठीक है। तो ये आ गया ना सभी को जो भी पढ़ा हमने?
जी भैया। जी ठीक है।